नमस्कार, आदाब। मैं अर्जुन आपका जेकेसी न्यूज़ में स्वागत करता हूँ और इस वक्त मैं भिलेस में हूँ और मेरे साथ यहाँ पर दो शख्सियतें हैं जो किसी तारुफ की महताज नहीं हैं। मेरे साथ हैं रियाज असगर साहब, जो कि एनसी के यहाँ पे एक उभरता हुआ चेहरा भी कह सकते हैं और पुराने खिलाड़ी भी कह सकते हैं आप, हमारे डिस्ट्रिक्ट डोडा से। और उनके साथ हैं शौकत हुसैन जी, और इन दोनों से ही हम बात करेंगे कुछ मुद्दों को लेकर के। ये रियाज साहब, सबसे पहले आपका स्वागत करते हैं हम अपने चैनल में। आपका भी स्वागत। रियाज साहब, मेरा सीधा और सरल कुछ सवाल आपसे रहेंगे, कुछ कड़वे सवाल भी आपसे रहेंगे, कुछ प्रत्यारोप आरोप भी पक्ष की तरफ से आपके ऊपर आजकल लग रहे हैं। और एक बात और बता देना चाहता हूं आपको कि आप भी ये इलेक्शन लड़े और 3000 से ज़्यादा वोट भी आपको मिला। तो हार के बाद कुछ लोगों का ये भी आरोप रहा, जहाँ तक हम सुनते आए, कि आप इलेक्शन के बाद गायब हो गए। ये सवाल हमसे लोगों ने बहुत जगह पर पूछे। तो आप क्या गायब रहे या लोगों के लिए काम करते रहे? पहले, सबसे पहले मुझे आप इसका जवाब दें। आपने सवाल किया कि इलेक्शन के बाद मैं गायब रहा। मैं तो आज भी आपके सामने हूँ। अगर मैं गायब होता तो शायद आपके सामने नहीं होता। हाँ, मुझे ये जो कोविड-19 हुआ, तो इस सिलसिला में बच्चों के जो स्कूल वगैरह बंद थे। मेरी बेटी एमबीबीएस कर रही है बांग्लादेश से, तो बेटी ने वहाँ जाना था। उनके शायद वो कॉलेजेस जो है ओपन हो गए थे, तो उसके लिए शायद एग्ज़ाम था उनका। तो मैं बेटी को पहुँचाने गया था। मैं कहीं गायब नहीं गया। उसके बाद मैं घर पे हूँ, और घर आने के बाद मैं पूरे इलाके में घूमा। बहुत सारी जगहें अभी मैं पहुंचा भी नहीं हूं, लेकिन बहुत सारे इलाके। उसके बाद मैंने अपनी मीटिंग्स की, यहाँ अपने वर्कर्स को बुलाया। 2 बार यहाँ मैंने मीटिंग्स की इलेक्शन के बाद, बल्कि 3-4 बार हमारी मीटिंग्स हुई अपने वर्कर्स के साथ, अपने एजेंट्स, पोलिंग एजेंट्स के साथ, जो हमारे बूथ लेवल के एजेंट्स थे। उनको भी हमने पहली मीटिंग तो खाली उन्हीं के साथ की थी। और अगर हमारे आप एब्सेंस में आपको किसी ने कहा होगा गायब हो गए, तो शायद तवक्कात होते हैं लोगों को, मिला नहीं होगा। तो ये सवाल मैंने आपसे इसलिए किया क्योंकि सच में ही लोगों को तवक्को रहती है। अगर आप 3000 वोट लेने के बाद अगर लोगों के काम नहीं आते, तो कहीं ना कहीं लोगों को आपसे गिला शिकवे रह सकते हैं। लेकिन ये उन लोगों के सवाल नहीं थे आपके लिए जिन्होंने आपको शायद वोट किया हो। ये उन लोगों के सवाल थे जो अभी पक्ष में हैं या अभी हुकूमत में हैं, या जिनको लगता है, शायद आपकी पॉलिटिक्स से डर भी लगता हो सकता है ये उनकी तरफ से भी हो, कि हमारी तरफ से या लोगों का पर्सनल सवाल ये नहीं था। एक और चीज़ मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आरोप प्रत्यारोप जिसको आप कहते हैं हिंदी भाषा में, तो बहुत सारे लोग इस वक्त जो हैं आप पर आरोप लगा रहे हैं कि इलेक्शन के समय में आपने कहीं न कहीं मंदिर मस्जिद के नाम पर जो है वोट लिया। ये अक्सर ये बात यहाँ पर इलेक्शन के दौरान भी हमने कई जगहों पे सुनी, क्योंकि हम भी इलेक्शन के साथ जुड़े रहे। उस वक्त ये बातें हुई और आज भी कुछ पक्ष के लोग जो हैं ऐसी बातें कर रहे हैं। तो इसमें कितनी सच्चाई है? क्या मंदिर और मस्जिद के नाम पर 3000 वोट मिला आपको? देखिए, आप पहले ये देख लीजिए, आरोप लगाने वाले हैं कौन? किन लोगों ने आरोप लगाया कि मंदिर मस्जिद पे वोट लिया? एक लड़का था यहाँ कांग्रेस का, उसने बीडीसी इलेक्शन लड़ा था ब्लॉक काउंसिल के लिए। उस वक्त तो उन्हें पूरे मेंबरों को ये बता रहा था कि आरएसएस वाले हैं, ये आपको यहाँ से भगाएंगे, आप मुसलमान को बनाओ बीडीसी चेयरमैन। अब वो बोलते हैं हिंदू मुस्लिम कि हम बोलते हैं। मैंने ओपन एक इलेक्शन लड़ा, और मैंने इलेक्शन जो लड़ा, हमारा गुपकार अलायंस है, वो यहाँ से नहीं इलेक्शन लड़ा, हमारी तंजीम ने इलेक्शन लड़ा है। मैं कौन होता हूँ इलेक्शन लड़े में अगर किसी तंजीम के साथ हूँ? और हमारे तंजीम का एक मंशूर है, मैनिफेस्टो है, हम किसी तंजीम के साथ जुड़े हुए लोग हैं। हम मंदिर मस्जिद की बात तो करते नहीं हैं। हमारा गुपकार अलायंस है, और उसके तहत जम्मू कश्मीर के अंदर जो नेशनल कॉन्फ्रेंस है, मैंने नेशनल कॉन्फ्रेंस के झंडे के तले इलेक्शन लड़ा है। और हमारा एक ही मुद्दा है, जो आर्टिकल 370 तोड़ा है जम्मू कश्मीर से। तो हमारी लड़ाई तो आर्टिकल 370 के लिए, हम नेशनल कॉन्फ्रेंस की तो जम्मू कश्मीर की एक हैसियत अपनी रियासत की थी। जम्मू कश्मीर एक प्राइम मिनिस्टर हुआ करता था, फिर यहाँ का चीफ मिनिस्टर बना। आहिस्ता आहिस्ता आर्टिकल 370 को मरकज़ी सरकार ने, इन्हीं तंजीमों ने खोखला किया है इसको। जो आपको बोलते हैं मंदिर मस्जिद की लड़ाई, असल में तो पूरे मुल्क के अंदर ये मुसलमानों का डराते रहे। ये बीजेपी वाला है या तुम्हें खा जाएगा, ये वो वाला है तुम्हें खा जाएगा। लेकिन कभी भी मुसलमानों और को अगर इश्तियाल देने वाली कोई जमात है, तो वो तो यही जमात है जो हमें आरोप नहीं लगाएंगे। इनके पास रहा क्या है? क्योंकि ये बने हैं, अब तो ज़मीन पे इनको काम करना था।
बरकस इसके कि आप मुझे काम को लेकर कहा, तो मैं देख रहा हूँ कि व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे जो है काफ़ी सारी पार्टियां भी एक्टिव हैं, बहुत डेवलपमेंट भी वहाँ पे हो रही है। ज़मीनी सतह पर डेवलपमेंट कहाँ है, उस पर आप क्या कहेंगे? आप देख रहे हैं ज़मीनी सतह पे यहाँ कुछ नहीं है। ये जो लोग बने हैं कुछ नहीं है। इसके बाद मेरे पास कुछ लोग आए, कहते हम बीडीसी चेयरमैन के पास गए थे कि हमारा जी वो जो मटेरियल का पैसा नहीं देते हैं। यहाँ बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने काम किया खुद है, डंगे खुद दिए हैं, मटेरियल खुद डाला है, और यहाँ ब्लॉक में उनके नाम से पैसा निकलता है, कोई मटेरियल सप्लायर बना है, और वो उधर से उनको बोलता है तुमने हमें वोट नहीं दिया। इसका मतलब आप किसी को वोट, यहाँ प्रधानमंत्री जी इस वक्त भारतीय जनता पार्टी के नरेंद्र मोदी जी हैं, उन्होंने बहुत सारी स्कीमें यहाँ इस वक्त जो पूरे मुल्क के अंदर लागू की, जो हमें भी हैं। क्या वो खाली उस वोटर के लिए स्कीम है जो बीजेपी का वोटर है, तो दूसरे वोटर के लिए वो स्कीम नहीं है? क्योंकि तो सभी के लिए, अगर वो सभी के लिए है, और अगर आपका बीडीसी का कोई चेयरमैन बनता है, कोई किसी पंचायत का सरपंच बनता है, अगर उसने किसी को वोट नहीं दिया है, क्या उसको आप काम नहीं दे सकते? काम कर उसका काम तो उसको वो तो दे, उसने तो अपने घर का देना ही नहीं है, क्योंकि ये मरकज़ी सरकार की गाइडलाइन है। मनरेगा क्या है? साल के 365 दिन होते हैं। ये मनमोहन सिंह जी की सरकार में हुए थे, जब आपका 6 पे 7 पे कमीशन की बात थी। एम्प्लॉइज तो लेफ्ट पार्टीज़ ने वहाँ शोर उठाया पार्लियामेंट के अंदर, और वहाँ एक कमेटी तश्कील दी गई कि आप देख लीजिए जो किसान मजदूर मुल्क का है, तो इसके लिए क्या है, साल में 365 दिन में से इन्होंने 100 दिन निकाला, 265 दिन जो रखे उन्होंने आपके अपने और रोज़गार की तलाश में, आपकी शादी ब्याह में, आपके मरने जीने में, हर ऋतु तो दे के 100 दिन की गारंटी। मनरेगा क्या, ये गारंटी दी मरकज़ी सरकार ने कि 100 दिन का रोज़गार अपने 5 किलोमीटर हुदूद के अंदर हर मज़दूर को, हर घर को मरकज़ी सरकार की तरफ से ये पैसा आता है। अब आप मुझे बताइए, उसके तहत इन्होंने पैसा देना है, जॉब कार्ड बनाया, और उनके नाम से ये मटेरियल का पैसा निकालते हैं, मेसन का पैसा निकालते हैं, पोनी का पैसा निकालते हैं, मटेरियल पता नहीं क्या क्या ये करते हैं, और उन लोगों को 100 दिन का रोज़गार भी नहीं मिलता है। 2017, 2016, 2017, 2018, 2019 के कुछ केसेस मेरे पास लोग आए जब मैं इलाकों में अभी चल रहा था कि ऐसे ऐसे मसले हैं। अब ये जो हिंदू मुस्लिम की बात करने वाले हैं, मैं तो एक हिंदू गांव में गया था, और वो हिंदू लोग मुझसे ये बेचारे फरियाद कर रहे हैं कि ऐसे ऐसे बात है। अगर मैं हिंदू मुस्लिम की बात करता तो वो मेरे साथ ये नहीं कर, मेरे साथ अल्लाह का करम है, इस भले का हिंदू मेरे साथ है, यहाँ का मुसलमान मेरे साथ, यहाँ हर बच्चा मेरे साथ, ऐसी बात नहीं है कि ये लोग बने, इन्होंने पता नहीं क्या कोई चीज़ की है। इलेक्शन एक ट्रेंड बनाया इन्होंने, उस वक्त इलेक्शन में शोशे डालते हैं, ये मुनाफिकत इनके पास ज़्यादा है। दूसरा, वो कोई किसी संपैथी का, मरने वाली संपैथी वाला वोट इनको मिला है, और ये गुमराह हो गए हैं। आगे देख लीजिए क्या होता है। इनको ज़मीनी सतह पे मेरा इनको भी मैसेज है, अगर इनको अपनी सूझबूझ नहीं है, अगर इनको अकल नहीं है, इनको इस वक्त ब्लॉक दफ्तर के अंदर रहना है। यहाँ मसाइल लोगों के आते हैं, और जो लोग हैं आते हैं इनके पास, उनको ये ना बताएं कि भाई तुमने हमें वोट नहीं दिया था, अब तुम्हारा काम नहीं करेंगे, तो ये नहीं करेंगे, हम तो करेंगे। अब हम, अगर हमारे पास कोई पावर नहीं है, फिर हमारे पास और बहुत सारी पावर है। देखा जाए तो एक डीडीसी बनता है, बीडीसी बनता है, उसका दायरा एक सीमित है। ये हम लोग भी जानते हैं कि ब्लॉक डेवलपमेंट जो काउंसलर हैं या जो डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसलर हैं, उनका एक दायरा है, लेकिन उस दायरे से कहीं आगे बढ़ कर के भी लोग जो हैं अपने आप को स्टेट के अंदर शो कर रहे हैं, ऐसे बताने की कोशिश कर रहे हैं कि कोई जो जैसे कोई एमओएस लेवल की उन्हें पोस्ट मिल गई हो, और काम ग्राउंड पे ज़ीरो। ये हम भी देख रहे हैं, बिल्कुल भी कोई काम नहीं हो रहा है। इसके लिए आपका क्या कहना है कि आपको लगता है कि एक बीडीसी या डीडीसी जो है यहाँ ग्राउंड लेवल के काम को छोड़कर स्टेट लेवल के काम की बात करे, वो पूरे हों, ऐसा हो सकता है क्या? इसी को कहते हैं मेंढकी को भी ज़ुकाम आ गया, मेंढकी को भी ज़ुकाम आ गया। तो अब ऐसे लोग हैं, क्या करोगे? इनकी जब सोची इतनी है तो क्या करोगे? जो अपने मनसब से हट के कोई अपने, पहले तो अपने मनसब को तो देखो आप कहाँ पे हैं, कहाँ नहीं हैं। तो वो काम अगर ये पूरा नहीं कर सकते हैं, तो लोग तो जानते हैं ना इन लोगों को, इनके कहने से गए, सोशल मीडिया पे चढ़ने से, किसी के साथ फ़ोटो उठाने से। मैंने अभी आपको बताया था कि मैं अमेरिका के राष्ट्रपति से जाके भी फ़ोटो खिंचवा सकता हूँ। उससे क्या हो गया? उससे क्या मैंने इलाके की डेवलपमेंट की? कुछ नहीं किया। आपकी सड़कों की हालत देख लीजिए। दुनिया
इस वक्त मरकरी से ऊपर खोज कर रही है। आपके भलेसा के अंदर आज के दिन में भी ब्रॉडबैंड नहीं है। 1 साल से 1.5 साल से कोविड से लोग जूझ रहे हैं, हमारे बच्चे बंद हैं, नेट पे क्लासेस चल रही हैं, डिजिटल दुनिया की बात कर रहे हैं। आज तक ये मेंढकियाँ जो ज़ुकाम आता है, इनको ज़्यादातर आजकल ये इतने टाइम से मरकज़ में इक़्तिदार में रहे इन्हीं के लोग। अगर इनकी इतनी काबिलियत होती, वो जो मरकज़ में ताकतवर लोग थे उनके पास पहुंच नहीं पाए, उन पे सही तरीके की बात वहां तक नहीं पहुंचा पाए ये लोग। आप आज भी आपके पास लैंडलाइन नहीं है। क्या ये इससे बड़ा रोने वाली कोई बात हो सकती है? आपका बच्चा केरला के, महाराष्ट्र के और कहीं के स्टेट के बच्चे के साथ मुकाबला कर सकती है? जैसे अब आपको अभी आप में सिर्फ आपने लॉ की एडमिशन, आपने एमए की एडमिशन, जो बच्चे अभी कर रहे हैं, फॉर्म भर रहे हैं, आपके एडमिशन बाहर के बच्चों को, इट वाज ओनली बिकॉज ऑफ आर्टिकल 370 कि हमें खाली यहाँ पे हमारे बच्चे यहाँ पे आपके MBBS में आते थे, आपके केस में आप जो भी आते थे, आप रोक के दिखाएं किसी को? ये नहीं दिखा सकते हैं। और आपके पास इस वक्त वो फैसिलिटीज़ नहीं हैं। आज डिजिटल वर्ल्ड है, डिजिटल दुनिया है, आपके पास आज भी लैंडलाइन नहीं है। इससे ज़्यादा रोने वाली क्या खूब होता अगर ये लोग बने थे। अब इनके पास एक ताकत थी, वो ताकत इस्तेमाल करते उधर की, भाई हमें इंटरनेट नहीं है इलाके के अंदर, हमारे पास इंटरनेट की फैसिलिटी नहीं है। और ये छोटी सी चीज़ थी, कर सकते हम बहुत छोटी, हमारे पास लाइब्रेरी नहीं है बच्चों को यहाँ पूरे भलेसा के अंदर। हमारे पास एक लाइब्रेरी होनी चाहिए थी पूरे भलेस के अंदर। हमारे पास कितनी फैसिलिटीज़ है हमारे जो बच्चों के लिए चाहिए। हमें इस वक्त नए आने वाली नस्लों के लिए बहुत मुश्किल हो जाना है। आपका बच्चा कहाँ जाएगा? अरे नरेगा के पीछे ही लगना है अब इसने। और इन्होंने, ये नरेगा लीडर हैं, इनको तो लीडर कहेगा कोई, ये तो खाली नरेगा लीडर है। मैं तो नरेगा लीडर भी नहीं मानूंगा, क्योंकि आपने जो बात कही, क्योंकि स्किल को लेकर के जो स्किल का पैसा है वो 2016 हो, 17 हो, या उस वक्त का पैसा लोगों का डूबा हुआ है और किसी न किसी तरीके से वो गबन कर दिया गया, कोई ना कोई तरीका लगा के उसको खा लिया गया। लेकिन अब आपको नहीं लगता कि अब कुछ लीडर्स को जो है, चाहे किसी भी पार्टी का हो, मैं पार्टी की यहाँ बात नहीं करूँगा, उतरना चाहिए था ग्राउंड पर और ये लोगों की बात करनी चाहिए कि जो स्किल का पैसा है वो भी डायरेक्टली उस इंसान को मिले जिसने वहाँ मटेरियल डाला हुआ है। लेकिन वो पैसा कहीं ना कहीं इनके कुछ चंद लोग जो पंचायत में चुने हुए हैं उनके अकाउंट्स में जाता है, और उसके बाद उसको अगर कहीं दिया भी जाता थोड़ा बहुत पैसा, तो वो मात्र ठगने के लिए आप कह सकते हैं कर रहे हैं। तो ये इसमें बताएं। इतना नहीं, यहाँ किसी भी गरीब जो सीधा साधा आदमी है उसके नाम का मटेरियल सप्लायर का वो बना दिया, उसके अकाउंट में पैसा डाल के कई GRS उनसे वसूल करते हैं। मैं ये नहीं कहूँगा सब, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं। आप देख लीजिए, अगर एक GRS की 5500 तनख्वाह है 4000 या 4000, मुझे नहीं पता कितनी है, जितनी में इतनी है, इससे ज़्यादा 5500 शायद होगी। उनमें मैक्सिमम जो आपको मिलेंगे, कुछ अच्छे भी हैं, लेकिन मैक्सिमम इनमें आपको ऐसे मिलेंगे करोड़पति हैं। कहाँ से आया, कहाँ से आ रहा है? ये जो अपने आप को खुद साख्ता लीडर बनाते हैं, कहते हैं मैं इनको बोलता हूँ, ये परसों तक तो हमारे साथ उधर प्रोजेक्ट में काम करते थे, ठेकेदार तो है नहीं, ये टर्नओवर तो इनके पास है नहीं, कुछ शो करें, अपनी रिटर्नें शो करें, ये कहाँ से आता है पैसा इनके पास, कहाँ से टैक्स देते हैं ये? मुझे ये बताइए, इन लोगों का तो कोई जब पूछता ही नहीं है। मैं आपके माध्यम से एजेंसीज तक ये बात बताना चाहूँगा, और बात से मुझे इनको चेक करो थोड़ा सा, ये कौन लोग हैं शामार बने बैठे हैं यहाँ ब्लॉक दफ्तर पे, और गरीब लोगों का जीना महाल कर दिया है। जो लोग जिन लोगों के घरों में सुबह शाम की रोटी नहीं होती है, फुल्का नहीं होता है, और उनका भी ये खून चूस रहे हैं। तो ये बातें हैं इन लोगों के, इनको क्या ये लोगों की टेंशन डाइवर्ट करने के लिए क्यों नहीं मुझे बदनाम करेंगे? ये हिंदू की बात कर रहा है, ये मुस्लिम की बात कर, मैं तो हिंदू मुस्लिम की बात नहीं कर रहा हूँ। हमारा तो सिलेबस ही नहीं है ये, मेरी तंजीम का सिलेबस ही नहीं है ये, मेरा अपना सिलेबस ही नहीं है ये, हमारी इंसानियत का दर्स ही और कुछ है। रियाज साहब, अब काफ़ी हमारा लंबा इंटरव्यू हो रहा है, तो मैं अंत पर आपसे ये पूछना चाहूँगा कि आपका क्या मंसूबा है आगे को लेकर के, क्योंकि बहुत सभी लीडर्स मुझे अभी लगभग एक्टिव नज़र आ रहे हैं, लेकिन मेरा कहीं ना कहीं मेरा पर्सनली मानना है कि अब ग्राउंड लेवल पर काम करने बहुत ज़रूरी हैं।
और आपकी तरफ से लोगों के लिए क्या होगा, क्योंकि यहाँ के लोग जो हैं उन्हें कोई पैसे की ज़रूरत नहीं है, किसी को थाने में काम है, किसी को एसडीएम के पास काम है, किसी को वीडियो के पास काम है, किसी को बैंक में काम है। इससे ज़्यादा काम यहाँ के भले के लोगों के नहीं हैं। और बड़े बड़े कामों की हम तवक्को अभी हम जिनसे कर सकते हैं वो तो नहीं कर रहे हैं, तो आपको हम कहेंगे भी नहीं, क्योंकि आपके पास वो अभी पावर नहीं है। लेकिन ये छोटे छोटे काम को लेकर के आप किस प्रकार से लोगों के सहयोग में रहेंगे, और अगर आप रहते हैं तो वो समाज के लिए अच्छा होगा। नहीं तो अगर उसी पुरानी घिसी पिटी राजनीति पर ही आप लोग भी चलते रहे तो शायद समाज सुधरने वाला नहीं। आप इस पर क्या कहेंगे? देखिए, मैं ज़मीन पे हूँ। अभी मैंने अपने इस चंगावाले ब्लॉक की हमारे अपने पार्टी के वर्कर से भी हमारी बात हुई, गांव के अंदर भी गया मैं। अब गुंदो ब्लॉक से भी हमारी जो राब्ते में ब्लॉक प्रेसिडेंट हमारा वहाँ हनीफ साहब जो ढटकाई वाले हैं, वो बीडीसी चेयरमैन भी हैं गुंदो के, तो उनसे भी हमारी डिस्कस हुई परसों मुफासिल। और उसके बाद और भी अभी मैं कर रहा हूँ, शायद वहाँ भी हम मीटिंग, हम पूरे इलाके में हमारा ये अभियान एक चला है। हमारे वर्कर्स को हमने एक्टिव किया है कि जो भी तंजीम में है, तंजीम का हमें ऊपर से ही ये गाइडलाइन है कि हर एक घर तक पहुँचिए और उनके दुख सुख में शरीक होइए, उनके काम करिए। और उसी तरीके से हमने तंजीम का एक मंसूबा जो भी बनाया है, हर आदमी के पास हम जाएंगे, पहुंचेंगे। और आपके माध्यम से अगर मेरी आवाज़ कहीं पहुंचती है, जिस तक भी पहुंचती है, किसी का भी कोई मसला है, हमारा यहाँ दफ्तर भी अब यहाँ भी इंशाल्लाह खुला रहेगा। हम दो भी में भी एक दफ्तर हमारा मैक्सिमम रहेगा। तो आगे भी चिल्ली पिंगल का इलाका है, उसके लिए भी अलग से हमारा एक दफ्तर रहेगा। तो मैं सब लोगों को यही बताऊंगा, चाहे वो किसी भी शोबे से कहीं भी प्रॉब्लम उनको परेशानी है, जूझ रहे हैं किसी भी परेशानी से, तो हमें याद करिए, हमेशा हम हाजिर होंगे। हमारे लोग वहाँ पे आपको मिलेंगे, वो उनसे कोई मसला हल नहीं होता है, वो मैं इधर बैठा हूँ, मुझसे कोई मसला नहीं होगा, मुझसे ऊपर क़यादत है हमारी, हमारा डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट है, हमारा सूबाई सदर है, हमारा स्टेट प्रेसिडेंट है, हमारे बैग बहुत तकड़ी है। कोई भी काम है, वो हर काम इंशाल्लाह हमारी यही कोशिश रहेगी, लोगों के अंदर है और रहेंगे इंशाल्लाह। तो ये थे रियाज साहब हमारे साथ, जिन्होंने बेबाकी से हमारे सवालों का जवाब दिया। और मुझे उम्मीद है कि भले इसमें जिस भी पार्टी का जो भी लीडर हैं वो यहाँ के लोगों के लिए काम करें, क्योंकि यहाँ के लोगों ने अगर किसी को 5 वोट भी दिए हैं तो उन्हें अपना समझ करके दिए हैं, वो उसके लिए खड़े रहें। यहाँ के लोगों की हर एक लीडर से यही तवक्को है, और मैं चाहता भी हूँ कि यहाँ के लीडर्स जो हैं फेसबुक पर एक्टिव रहने से ज़्यादा ग्राउंड पर एक्टिव रहें तो बहुत अच्छा होगा। JKC न्यूज़ के लिए अर्जुन ठाकुर, भलीसा, डोडा।